हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है विक्रांत से मिली देश को विराट शक्ति। और ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसके वर्ष में इसका जलावतरण हुआ है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं प्रधानमंत्री। और पहले ये स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के साथ शुक्रवार को भारतीय नौसेना को बड़ी ताकत मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में एक भव्य समारोह में इस युद्धपोत को नौसेना को सौंप दिया। और ये एक काफी बड़ा और भव्य युद्धपोत है जिसमें कई ऐसी सुविधाएं हैं जो भारत को उस शक्तिशाली श्रेणी में लाकर खड़ा करता है जो कुछ ही देशों के पास है। अब जैसे ये अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस के बाद भारत ऐसे श्रेणी में आ गया है जिनके पास स्वदेशी तकनीक से 40,000 टन से ज्यादा विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। आप समझ सकते हैं भारत कितना इसमें आगे बढ़ गया है। इस युद्धपोत की अगर हम खासियत की बात करें तो युद्धपोत पर मिग 29 समेत 30 लड़ाकू विमान के अलावा स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। निर्माण पर करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें लगभग 2300 कंपार्टमेंट हैं। सर्वाधिक रफ्तार इसकी जो होगी वो 28 समुद्री मील यानी कि लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। क्रूजिंग गति 18 समुद्री मील है। यह एक बार में करीब 75,000 समुद्री मील तय करने में सक्षम है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया है इसका, और इसमें 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मेक इन इंडिया को यहां पर बढ़ावा दिया गया है। वर्ष 2009 में शुरू हुआ था इसका निर्माण, और इसमें बताया जाता है कि रोज यानी कि प्रतिदिन लगभग 2000 लोग इसमें कार्य करते थे। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 262 मीटर लंबा है ये, 62 मीटर चौड़ाई है इसकी, और 59 मीटर ऊंचाई है इसकी। 18 मंजिला इमारत और फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है विक्रांत। अब इसकी भव्यता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें भारत की शक्ति भी बढ़ेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। यह गहरे समुद्र में तैनात नौसेना की क्षमता को बढ़ाएंगे। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ समय में चीन के साथ भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के प्रयासों के साथ चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। भारत ने अपने इकलौते विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को पश्चिम समुद्री क्षेत्र अरब सागर में तैनात किया है। विक्रांत के आने से भारत अब पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भी अपना एक विमान वाहक पोत तैनात कर सकेगा। इससे हमारे समुद्री क्षेत्र की निगरानी बेहतर होगी। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2 फ्लैग हैं। पहला फ्लैग ये है और दूसरा फ्लैग ये है। ये फ्लैग अब हटा दिया गया है क्योंकि इस रंग को कहीं ना कहीं, ये जो आप प्लस का निशान देख रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश कालीन माना जा रहा था। और अब जो नया फ्लैग बना है ये वाला, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो गया। उसके बाद नौसेना का, इसको कंबाइंड करके एक ही पृष्ठ पर लाया गया है। तो ये अब नया ध्वज होगा भारतीय नौसेना का। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर 9 सितंबर को सुनवाई। पूजा स्थल कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूजा स्थल कानून की वैधानिकता को चुनौती दी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। तब से मामला सुनवाई पर नहीं लगा है। बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में मुस्लिमों ने इसी कानून को आधार बनाते हुए हिंदुओं की ओर से
मांगे गए परिसर में पूजा अर्चना के अधिकार के मुकदमे पर सुनवाई का विरोध किया है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में कानून की वैधानिकता पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि केंद्र ने अभी तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ऐसे में 9 सितंबर को विस्तृत सुनवाई की उम्मीद कम ही है। नेक्स्ट न्यूज है, झारखंड के राज्यपाल दिल्ली में, हेमंत की विधानसभा सदस्यता पर निर्णय कभी भी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। इससे राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि राज्य भवन ने इसे राज्यपाल का निजी दौरा बताया है। संभावना है कि दिल्ली में बैस की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य शीर्ष नेताओं से हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के मामले में राज्यपाल कभी भी निर्णय ले सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा विश्वास मत के लिए 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और यूपीए प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल से हेमंत की सदस्यता मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग के बाद राज्यपाल के दिल्ली जाने के कारण ये कयास है कि राज्यपाल इस मामले में झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि इसमें राज्यपाल जो है वो भाजपा के एक टूल किट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, चीनी सीमा के पास लुकुंग में बनी सड़क से सेना की ताकत बढ़ी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सीमा सड़क संगठन ने चुनौतीपूर्ण हालात में करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर भारतीय सेना की ताकत और बढ़ा दी है। एलएसी में चंद किलोमीटर दूर लुकुंग से हॉट स्प्रिंग क्षेत्र तक यह सड़क सेना के साथ साथ 3 गांवों के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लुकुंग क्षेत्र में कई बार चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद तनाव हो चुका है, लेकिन गलवान में तनाव के बाद अब भारतीय सेना की पकड़ लुकुंग क्षेत्र में मजबूत हो चुकी है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर लुकुंग क्षेत्र में सर्दियों में 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। यहां पर 4 माह ही मौसम सामान्य रहता है। लुकुंग से फोब्रांग क्षेत्र तक सड़क पहले लोक निर्माण विभाग के पास थी। नाबार्ड की मदद से सड़क को बनाने का काम अधर में लटका था। सड़क जर्जर होने पर चुशुल के काउंसलर कुचोंग सिटीजन की ओर से यह मुद्दा कई बार उठाने के बाद सीमा सड़क संगठन ने सड़क की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट न्यूज है, शिक्षा का बनेगा नया पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत सिर्फ स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके अनुरूप शिक्षकों को तैयार करने के लिए नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षकों की एक नई जमात तैयार की जाएगी। निष्ठा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के ढांचे में जो बदलाव किया गया है, उनमें मौजूदा पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहा है। इसके तहत निष्ठा का नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें स्कूली शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने के साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी साथ पढ़ाने का और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्दों को हटाने की मांग पर 23 को सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को 2020 से इसी मुद्दे पर लंबित बलराम सिंह की याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। बलराम की याचिका पर सुनवाई की तारीख कंप्यूटर पर 23 सितंबर दिखाई दे रही है। इस हिसाब से मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होने की उम्मीद है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुरेंद्र की पीठ के समक्ष अपनी याचिका पर बहस के लिए स्वामी शुक्रवार को स्वयं पेश हुए। उन्होंने पीठ से कहा कि इसी मुद्दे पर एक और याचिका कोर्ट में लंबित है, जिस पर 23 सितंबर को सुनवाई होनी है। उनकी याचिका उसी के साथ संलग्न कर दी जाएगी।
पीठ ने उनकी मांग मान ली है। बलराम की याचिका प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी है। रेलवे में महाप्रबंधक बनने के लिए अब डीआरएम की शर्त हटी। रेलवे में महाप्रबंधक बनने यानी कि जीएम बनने के लिए मंडल रेल प्रबंधक होने की शर्त हटा दी गई है। पहले इसके लिए डीआरएम का अनुभव होना अनिवार्य था। इस तरह रेलवे बोर्ड का मेंबर बनाए जाने वाली नीति में भी बदलाव कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चयन नीति में बदलाव कर दिया है। जानकारों के मुताबिक चयन नीति में बदलाव का व्यापक प्रभाव होगा। उम्र या अन्य कारणों से डीआरएम नहीं बन पाने वाले अधिकारी भी जीएम पद तक पहुंच सकेंगे। महाप्रबंधक और बोर्ड में सदस्य बनने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित नाम अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के पास भेज दिए जाएंगे। रेलवे के नियमों के अनुसार 52 वर्ष से अधिक उम्र होने पर डीआरएम पद के लिए विचार नहीं होता। इसी तरह जोन के महाप्रबंधक होने के लिए भी कम से कम 2 साल की शेष सेवा होनी चाहिए। ऐसे में जो अधिकारी उम्र के कारण डीआरएम नहीं बन पाते थे, उनका पदोन्नति पर ब्रेक लग जाता था। पहले रेलवे की अलग अलग ब्रांच में से महाप्रबंधक बनने के लिए कोटा निर्धारित होता था। देश भर में 16 जोन हैं। यह कोटा इन सभी जोन में बांटा गया था। बोर्ड के सदस्य बनने के लिए नीति में बदलाव किया गया है। पहले यदि मेंबर इलेक्ट्रिकल या मेंबर ट्रैफिक का पद खाली है तो ट्रैफिक व इलेक्ट्रिकल से ही मेंबर बन सकते हैं, लेकिन अब मेंबर बनने के लिए भी अधिकारी आवेदन करेंगे। किसी भी कैडर का अधिकारी मेंबर बन सकता है। यूपीआई को यूएई में मिलेगी मान्यता। निकट भविष्य में यह संभव है कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह जाने वाले भारतीय अपने यूपीआई ऐप के जरिए वहां आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस बारे में विमर्श शुरू हुआ है कि एक दूसरे के तत्काल भुगतान वाले ऐप को मंजूरी दे दी जाए, यानी यूएई के डिजिटल भुगतान ऐप को भारत में स्वीकार किया जाए और भारत के यूपीआई को वहां स्वीकृति मिल जाए। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की अगुवाई में संयुक्त आयोग की बैठक में यह सहमति बनी है। यूएई में भारत के रुपे कार्ड को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। संयुक्त आयोग की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में लंबित अवधि का सहयोग स्थापित करने पर चर्चा हुई है। आने वाले दशकों में कच्चे तेल की जगह जिस तरह से स्वच्छ ईंधन को अपनाने की चर्चा हो रही है, उसे देखते हुए संयुक्त आयोग की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने पर बात हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा व्यापार। नए लेबर कोड के लागू होने पर सभी संस्थानों के पंजीयन, लाइसेंसिंग और संस्थानों में होने वाले निरीक्षण के लिए सिंगल पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पंजीयन से लेकर लाइसेंसिंग में कोई दोहराव नहीं हो और एक ही लाइसेंसिंग से देश भर में काम चल जाए। इन सभी काम को आसान बनाने के लिए श्रम मंत्रालय श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 विकसित कर रहा है। श्रम समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए सभी राज्य अपना लेबर कोड जारी करेंगे और राज्य अपना पोर्टल भी विकसित कर सकते हैं। हालांकि लेबर कोड को आसानी से लागू करने और पंजीयन से लेकर लाइसेंसिंग तक के दोहराव को रोकने के लिए राज्य के पोर्टल केंद्र के श्रम सुविधा पोर्टल से जुड़े होंगे। हाल ही में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र और श्रम पोर्टल और राज्यों के पोर्टल को एकीकृत करने पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर पर। भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 के अंत में एक साल पहले की तुलना में 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के इस बाहरी कर्ज का 53.2% हिस्सा डॉलर के तौर पर रहा है, जबकि भारतीय रुपए के रूप में देय कर्ज 31.2% है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत का बाहरी कर्ज सतत और बेहतर तरीके से संबंधित है। मार्च 2022 के अंत में इसका आकार 620.7 अरब डॉलर था, जो एक साल पहले की तुलना में 8.2% अधिक है। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज 19.9% था।
विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी कर्ज का अनुपात 97.8% था। हालांकि बाहरी कर्ज के अनुपात के दौर पर विदेशी मुद्रा भंडार का 97.8% पर होना एक साल पहले के 100.6% की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में ब्रिटेन की एक न्यूज हम लेते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनने को मतदान पूर्ण, 5 को नाम का होगा ऐलान। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए समय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेता चुनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के मतदान का समय शुक्रवार को खत्म हो गया। अब मतों की गिनती होगी और 5 सितंबर को सत्तारूढ़ दल के नेता के नाम की घोषणा होगी। पार्टी का नेता ही ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री होगा। प्रचार अभियान के दौरान आए ओपिनियन पोल में विदेश मंत्री लिज ट्रस आगे रहीं, लेकिन भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक भी मुकाबले में बने रहे। इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों के मतों का बंटवारा होगा। तो ये आज का 3 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी गैप के बाद आपको मिला, और अगर इससे संबंधित आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।